नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इकबाल का शेर है कि है राम के वजूद पे हिंदो सिता को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये शेर इकबाल ने कहा था और आज़ादी से पहले कहा था। यकीनन राम की बहुत बड़ी शख्सियत है और उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए परवेज मियाँ का मैं आपसे इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा, तारुफ भी कराऊंगा, तमाम बातें बताऊंगा। बरेली में उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। ये शेर भी उन्होंने पढ़ा था जब राम मंदिर का जो नींव है वो रखी गई और ये सिलसिला आगे बढ़ा। परवेज मियाँ जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के बरेली के अध्यक्ष हैं और पिछले तकरीबन 31 साल 30 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो पार्टी के साथ साथ संतोष जी के बेहद करीबी लोगों में से हैं और माननीय संतोष गंगवार जो कि अलग अलग पदों पर रहते हुए इस वक्त भी केंद्र में मंत्री भी हैं और बरेली से 8 बार सांसद रहे हैं। 1989 में पहली मर्तबा वो जीते थे और उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू होता है तो 2009 तक रहा। 2009 में महज 5,500 वोटों से वो चुनाव हारे तो, लेकिन लोगों के दिलों से और बरेली के आवाम से दिलों से उनकी जो मोहब्बत थी वो कम नहीं हुई, क्योंकि उनकी शख्सियत बहुत बड़ी थी। और यही वजह थी कि साल 2014 में संतोष गंगवार साहब तकरीबन 2 लाख वोटों से जीते। ये सिलसिला और आगे बढ़ता है तो वो मंत्री लगातार रहे हैं। 2019 में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। अहम बात यह है कि पूरी बरेली में करीब 79,000 वोट उन्हें मुसलमानों के भी मिले। बरेली के बारे में मैं बता दूं, गंगा जमुना तहजीब है। लखनऊ और दिल्ली के बीच सबसे बड़ा शहर जो है वो बरेली है, जहां पर तकरीबन 40% आबादी मुसलमानों की है। और उसकी कहना, अगर मैं अपने लफ्जों को समेटते हुए ये कह दूं कि नुमाइंदगी जो है बीजेपी की तरफ से परवेज मियाँ जी कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे और उनकी शख्सियत भी बहुत आला है। महज 40 साल की उम्र में तमाम उन्होंने मुकाम हासिल किए हैं। पार्टी से जुड़े हुए सक्रिय राजनीति का तकरीबन 30 सालों का उनका एक कैरियर रहा है। संतोष जी के बहुत करीबी लोगों में से हैं, तमाम बातें जानते हैं, तमाम लोगों की खिदमत करते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं। अभी जब कोरोना काल शुरू होता है, लॉकडाउन शुरू होता है, तो लोगों की मदद इस हाथ से उस हाथ को ना पता चले, इसको सोचते हुए लोगों की जो है लगातार मदद करी और बेहद खामोशी से के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परवेज मियाँ जी। मैंने अपने लफ्जों में तमाम आपका परिचय देने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ इसमें अगर आप कुछ और इजाफा करना चाहें तो जरूर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोता को नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परम आदरणीय माननीय मंत्री जी, क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, वैसे तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हिलता है, लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने मुझे बचपन में उंगली पकड़कर राजनीति सिखाई है और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो माननीय मंत्री जी की वजह से हूँ। क्योंकि माननीय मंत्री जी की जितनी भी तारीफ की जाए, मैं समझता हूँ बहुत ही कम है। क्योंकि मैं उनको अपनी आंखों में और अपने दिल में दूसरे महात्मा गांधी के रूप में उनको देखता हूँ। क्योंकि जो उनकी शख्सियत है, क्योंकि मैं उनके साथ लगातार, मेरी 40 साल की उम्र हो गई और मेरे पड़ोस में ही पहले तो माननीय मंत्री जी का मकान था और अभी पड़ोस में ही है। तो मैं बचपन से ही पापा के साथ जाता रहा। पापा से तो मेरे पापा से लगभग मंत्री जी का कम से कम शायद 50 या 55 साल पुराना मामला है। माननीय मंत्री जी के अंदर एक खासियत है कि जो भी उनका अपना पुराना व्यक्ति होता है, उनके दिलों पे राज करता है, क्योंकि वो अपने पुराने आदमी को जो उनके साथ रहा है, अच्छे बुरे वक्त में रहा है, वो उसकी इज्जत करते हैं। यही उनके अंदर एक खासियत है। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि माननीय मंत्री जी जितने इजी हैं, उतना मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर
नेता नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि एक गांव का कोई प्रधान बन जाता है और यह एक मोहल्ले का सभासद बन जाता है, तो मैं समझता हूँ उसे 5 साल पूरे करने में एड़ी से चोरी तक का जोर लगाना पड़ता है और अगली बार चुनाव जीतने के लिए उसे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो वो चुनाव जीतता है। लेकिन माननीय मंत्री जी जो कि लगातार 8 बार के सांसद हैं और आज की तारीख में जो पार्लियामेंट चल रहा है उसमें सीनियर मोस्ट MP हैं जो कि 8 बार के सांसद हैं, जो कि नवा चुनाव जो हम बहुत ही मामूली अंतर से चुनाव हारे थे, मात्र 6-7 हज़ार वोटों से हारे थे, लेकिन उसका पछतावा नहीं है क्योंकि जनता ने हमें उस समय भी भारी भरकम वोट दिया था। क्योंकि 6-7 हज़ार वोटों की कोई हार जीत नहीं होती है। लेकिन चलिए, खैर कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो जनता है। लेकिन जनता में जितना इसी माननीय मंत्री जी हैं, मैं समझता हूँ आज की तारीख में कोई नेता हिंदुस्तान का नहीं है। जी परवेज भाई, मैं थोड़ा सा अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप लगातार काम कर रहे हैं और बरेली में खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी की, क्योंकि आप उससे बिलोंग भी करते हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, किस तरह की और योजनाएं हैं पार्टी की तरफ से जो आप बरेली के अवाम को और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अवाम को बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम? देखिए, हमारी पार्टी तो लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। लगातार दोबारा से सरकार बनी है, इसी विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत में सरकार जनता ने बनाई है और हमारी जो पार्टी की योजनाएं हैं वो सबके लिए होती है, किसी एक पक्ष के या किसी एक बिरादरी के लिए नहीं होती है। तमाम तरह की योजनाएं हैं जिससे लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि हमारा सबसे बड़ी योजना जिसका कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जिसे आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। क्योंकि इलाज जो होता है ना, इलाज एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है जिसके पास पैसे नहीं होते। क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से निकलकर आया हूँ राजनीति में, और मैं जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है और गरीबी को कैसे होता है। लोगों के घर बिक जाते हैं इलाज में, लोगों की अपनी ज़मीनें बिक जाती हैं। लेकिन मोदी जी द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो एक आयुष्मान कार्ड योजना आई, जिसमें 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री है, उसका लोगों ने बहुत बड़ा फायदा उठाया और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी का और साथ में माननीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी का, जिन्होंने इस योजना को लेकर आए, अपनी सरकार के साथ आए और लोगों के, भारत की जनता का एक विश्वास जीता। क्योंकि योजना एक बहुत बड़ी योजना जिसका लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। जी, मैं इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आपने योजना की बात की, मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर सेंथल एक जगह है, वहाँ पर बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में हर कम्युनिटी के घर बने, मुसलमानों के बड़ी संख्या में घर बने। इस योजना को आप किस तरह से? नहीं, हमारी सरकार ने कहा था कि हम हर किसी को, हर एक व्यक्ति को छत देंगे और इसी के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे कि सेथल का आपने जिक्र किया, सेथल में भी एक बड़ी योजना, इस योजना के तहत बड़े लोगों ने फायदा उठाया और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाकर सभी वर्गों ने इसका फायदा उठाया, जिसमें मुस्लिम समाज भी है। और क्योंकि सेथल एक अच्छा कस्बा है, मैं तो बहुत 7-8 बार वहाँ गया हूँ, लोगों में एक मोहब्बत है वहाँ पर। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि वहाँ पर लोग जो हैं एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी और बुरी बातों को जानते हैं। मुझे वो कस्बा बहुत अच्छा लगा और वहाँ पर लोगों में एक जागरूक है और एक अच्छी जो भी कोई पहल होती है उसका वो लोग भरपूर फायदा उठाते हैं और उसका भरपूर सरकार को उसका सहयोग करते हैं। जी, मैं थोड़ा सा योजनाओं से आगे बढ़ते हुए एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि मुस्लिम कौम में, मॉडर्न लोगों में, मुसलमानों में कहीं ना कहीं ये एक गलतफहमी है, खासतौर से उन लोगों में जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको, क्योंकि
जितनी रिपोर्टें आती हैं उसमें ये साफ जाहिर भी होता है कि अल्पसंख्यक समाज जो है आज भी एजुकेशन में, तालीम में पीछे खड़ा हुआ है। तो उसको लेकर सरकार किस तरह की योजनाएं बना रही है, खासतौर से मदरसे को लेकर बजट में इजाफा किया गया, सरकारी जो टीचर थे उनकी भी इजाफा हुआ, तो किस तरह की तालीम में, एजुकेशन में बढ़ावे के लिए योजनाएं सरकार? मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर अपने ही मुस्लिम समाज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सरकार ने फरमाया है कि हमें और हमारे बच्चों को इल्म हासिल करो, भले से हमें चीन जाना पड़े। तो इस बात को दोहराता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में खास तौर पर जो निचला वर्ग है उसमें लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक अपील है उन लोगों से कि भले से वो एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा जरूर बनाएं। और क्योंकि पढ़ा लिखा होने से एक अच्छी समझ ये आती है कि अच्छे और बुरे इंसान की उसके अंदर थोड़ी बहुत समझ आती है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि क्योंकि मैं मुस्लिम समाज को लेकर चल रहा हूँ साथ में, मैं जगह जगह जाता हूँ, अभी मैं देखता हूँ कि बहुत बुरा हाल है, लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहे। तो मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ा मुझे अफसोस होता है कि आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है। मुस्लिम समाज इसलिए ही पीछे, वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, क्योंकि आज सरकार आप देखिए जो प्राथमिक विद्यालय है उनका कितना अच्छा स्वरूप कर रखा है, कितनी अच्छे लेवल पर उसको सौंदर्यीकरण कराया है, सब कुछ कराया सरकार ने। अब अगर आप सीबीएसई बोर्ड या आईसी बोर्ड नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम सरकारी विद्यालय में आप अपने बच्चों को भेजिए, 8वां 9वां 10वां कराइए, ताकि लोगों में उन बच्चों में एक जागरूक हो कि हाँ के क्या होता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से कि वो अपने बच्चों को बहुत जरूर पढ़ाए। हमारे इंटरव्यू आखिरी मरहले में पहुंच रहा है। मेरे आखिरी के 2 सवाल रहेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना काल का दौर बीत चुका है, अब टीकाकरण शुरू हो चुका है, लगातार हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे अभी अर्ज किया, आपके सामने कहा कि अनएजुकेशन या गलत फहमी और जो खासतौर से और सियासी नेता भी इसको फैला रहे हैं, जो विपक्ष में होते हैं, और तमाम चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ उसकी तरफ भी मैसेज दें, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विपक्ष के पास आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टांग खींचने के अलावा, सरकार की टांग खींचने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। और मैं क्योंकि हम जो रोहिलखंड जो इलाका है जिसमें हमारा बरेली क्षेत्र है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सुन्नी समाज जो है एक बहुत बड़ी तादाद में है। और सुन्नी समाज का सेंटर जिसको दरगाह अल-आज़ाद बोलते हैं, वहाँ से भी कोरोना काल के टीकाकरण के लिए अपील हो चुकी कि आप इसे जरूर लगवाएं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील है कि विपक्ष की बातों पे ना आकर, नेतागिरी की बातों में ना आकर, क्योंकि वो तो अपने बंद कमरे में, एसी के कमरे में चुपचाप लगवा लेंगे टीका, लेकिन आपको गुमराह कर रहे हैं लोग। मैंने भी लगवा लिया है और मैं अपने बच्चों के भी लगवा रहा हूँ। तो मेरी आपसे अपील है कि जब आपके जो सुन्नी समाज का दरगाह है उसने भी अपील कर दी है, तो मैं तो आपका मानना है कि लोग उसको जरूर लगवाएं। अभी राम मंदिर की जो नींव है रखी गई, और आपका एक बड़ा मशहूर उसमें वो शेर जो इकबाल का इमाम हिंद वाला कि हैरान के वजूद पे हिंदू से नास अहले नजर समझती, उसको इमाम हिंद बड़ा वायरल हुआ। मैं चाहता हूँ उस पर भी एक रोशनी। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने उसमें जो माननीय मोदी जी द्वारा रखा गया था, मैंने एक वहाँ पर एक प्रोग्राम डीडीपुरम चौराहे पर रखा था, उसमें एक फ्लैक्स बनाया था, उसमें
मैंने श्री राम को इमाम हिंद का दर्जा दिया था, तो वो वायरल भी हुआ, 300-350 उसकी शेयर हुई और लोगों ने अपने अलग टिप्पणी की उस पे मुझ पर। मैंने उसमें FIR भी कराई लोगों के लिए, लेकिन बाद में मैंने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है, मुस्लिम समाज है। तो मेरा बस मानना यही है कि क्योंकि मैंने उसमें एक बाद में प्रेस भी करी थी कि जो हमारे जो उलमा लोग हैं उन लोगों को अपनी तकरीर में बताना चाहिए कि इमाम हिंद क्या है, इमाम हिंद, इमाम का मतलब क्या है। इमाम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं वही इमाम साहब हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो इमाम हिंद हमारे हो गए, वो क्योंकि जो जिस देश में हम रह रहे हैं, ये देश, इस देश में जो लोग हैं वो हिंदू समाज के लोग, इस यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज के लोग हैं। तो अल्लामा इकबाल साहब जो मशहूर शायर थे, जो पाकिस्तान चले गए, आज उनकी वहाँ मज़ार शरीफ भी है, तो उन्होंने अपने शायरी अंदाज में कहा था कि क्यों ना मैं इनको हिंदू समाज का इमाम हिंद कहूँ। और क्योंकि श्री राम जो थे उनके प्रति हिंदू समाज में प्रथम आस्था है और होना भी चाहिए, तो मैंने तो ये कहा था कि इमाम हिंद हिंदू समाज के हैं। कोई ऐसा नहीं था कि मेरा गलत मतलब निकाला गया, लेकिन हमारे उलमा लोगों को ये बताना चाहिए फिर भी कि इमाम का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को इमाम हिंद कह दिया तो क्यों कहा, कैसे कहा, ये बात तो साफ होना चाहिए थी, लेकिन उलमा लोगों ने इसको बात को साफ नहीं करा। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैंने तो कहा था कि अगर वो इस बात को मेरे लिए वो गलत साबित करें, अगर वो कहें कि परवेज भाई आपकी ये गलत बात है, आपको इमाम हिंद नहीं कहना चाहिए था, आपके खिलाफ ये फतवा हम जारी करते हैं, तो मैं वीर चौराहे पे खड़े होकर मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात क्लियर तो हो कि मैं गलत हूँ या इमाम हिंद गलत है, भाई ये बात तो क्लियर होना चाहिए ना। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बस मुस्लिम समाज अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए जरूर, ताकि उसको इमाम हिंद और इसका सबका पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ है। जी, बस आखिरी बात यह है कि हमने आपकी सियासत से जुड़ी बात कर दी, राजनीति से जुड़ी बात कर दी, मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ी बात कर दी। परवेज मियाँ इस वक्त अपनी ज़िंदगी में तमाम मसरूफियत के बीच अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए किस तरह का शौक आप रखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का पार्ट वो भी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी, मेरा एक बेटा है और मेरी हाउस वाइफ है। अच्छा मेरा परिवार है, मेरी वाइफ पूरा मुझे समर्थन करती है। अपने बच्चों को, दोनों बच्चे CRM स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को संभालने रहती है। मैं दिन भर अपने जो भी लोगों की सेवा, क्योंकि आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं कि क्या है, एक आपको अपना आदमी को चाहिए काम कराने के लिए। मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक मैं जिनको जानता भी नहीं हूँ, कम से कम 60-70 लोगों के फ़ोन आते हैं, उनके काम आते हैं और मैं उनका नाम पता नहीं पूछता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अगर आपने मुझे फ़ोन किया है तो आप परेशान हैं और आपका काम होना चाहिए। और इसीलिए मुझे पार्टी ने माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष बनाया है। माननीय मंत्री जी का सहयोग है, माननीय मंत्री ने मुझे विश्वास दिया, विश्वास में रखा और आज मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। मैं माननीय मंत्री परम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उनका और मेरा परिवार उनके एहसानों को नहीं चुका सकता कि जो उन्होंने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ किया है। यकीनन तमाम बातें हुई हमारी, लेकिन मैं अपनी बात को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ, जो हो सकता है परवेज मियाँ की शख्सियत पर बड़ी सही बैठते हैं कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। यकीनन परवेज मियाँ इंसानियत का और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, जो ज़माने में दिख भी रहा है, लोग समझ भी रहे हैं, और जो यकीनन बहुत बड़ी बात है, जो पार्टी, सत्ता, सियासत और कुर्सी से ऊपर उठकर है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सिर हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।